चलो वैसे तो पेपर इजी भी था और हम ये कह सकते हैं कि पेपर मॉडरेट लेवल का भी था, मॉडरेट लेवल, और थोड़े से एक दो क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से हम कह सकते हैं कि हार्ड थे, अदरवाइज सारे इजी थे। हार्ड क्यों थे? ओके, क्योंकि जैसे कि रिडक्शन बायोलॉजी के ऊपर एक क्वेश्चन बना था जो हमने एनसीईआरटी में अभी तक देखा नहीं है। ओके, तो वो थोड़ा सा एक आउट ऑफ हम बोल सकते हैं कि था, बट चैप्टर में से ही था वो सेल वाले, कि अगर आप माइक्रो या मॉलिकुलर लेवल पे स्टडी कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन बायोलॉजी। ओके, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। सो पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल बना था रेस्पिरेशन के ऊपर, ठीक है। सो रेस्पिरेशन चैप्टर, रेस्पिरेशन इन प्लांट, सिंपल सा था। ये तो हमने परसों भी तुमने पूछा था तो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स के नाम बताए थे। सो द कॉम्प्लेक्स 2 का जो नाम है दैट इज सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस, जहां पे FADH2 जो था, ओके, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस, सिंपल सा। नाउ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR हम आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, ये क्वेश्चन 12th में बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर। ओके, सो PCR में क्या होता है, बेसिकली एम्प्लीफिकेशन किया जाता है कि एक DNA 1 से 2 बनाएंगे, 2 से 4, 4 से 8। सो सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया जाता है 2:10। ओके, तो वही है, सेल डिवीजन जैसे हो रही है वैसे ही क्या हो रहा है, DNA डुप्लीकेट हो रहे हैं। सो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन इजी था, सिंपल। IVF, जैसे मैंने कहा कि 10th के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो बेसिक लॉजिक आपको यूज करना था। सो देखो यहाँ पे सिंपल सा पूछा गया है कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, पोटेंशियल ड्रॉबैक्स इन अडॉप्शन ऑफ द IVF मेथड। पहला, हाई फर्टिलिटी रिस्क ऑफ मदर का यहाँ पे कुछ रोल नहीं आता, क्योंकि आप फर्टिलाइजेशन कहाँ पे कर रहे हो, टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो। ओके, सो फर्टिलिटी जो है उसका तो कुछ आएगा नहीं, ठीक है। दूसरा, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट, या ये हो सकते हैं क्योंकि उनमें इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि इट इज आर्टिफिशियल मेथड ना, तो वो हो सकता है। देन हस्बैंड एंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर्स, नो, एक भी चलेगा। ओके, मदर का एक चलेगा और कोई और डोनर का भी स्पर्म चल जाएगा। ओके, या स्पर्म फादर का, हस्बैंड का और एक किसी और का हो वो भी चलेगा, ठीक है। तो ये वाला भी। लेस अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन, यस, तब ये कम हो गया ना कि IVF टेक्निक आ गई, तो जो होते हैं उनको अडॉप्ट करना वो बंद हो गया। देन नॉट अवेलेबल इन इंडिया, अवेलेबल इन इंडिया, ठीक है। एंड द पॉसिबिलिटी दैट अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, ये बहुत होता है कि अब एम्ब्रियो फॉर्म होने के बाद भी उसके क्या हो सकते हैं, डेथ हो सकती है, वो चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। सो क्या आएंगे, BDF, सिंपल सा फर्स्ट वाला बना आपका, ठीक है। ये देखिए, ये बहुत सिंपल सा था ये भी। व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लड वेसल्स दैट कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड? अब ये फ्रॉग, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लड वेसल्स दैट कैरीज डीऑक्सीनेटेड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट? फ्रॉम द बॉडी पूछा गया। आप यहाँ पे फ्रॉग छोड़ दो, ह्यूमन का भी लिख दो, ह्यूमन का भी सोचो तो भी आपको समझ में आना चाहिए था। दैट इज अ वेना केवा, बराबर है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेन्स लेके जाएगी ना, तो सबसे बड़ी कौन सी है, वेना केवा। पल्मोनरी आर्टरी तो हार्ट से लंग के तरफ लेके जाएगी ना, ये पूछ रहे हैं बॉडी से। ओके, चलो इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन था मैंने कहा था कि थोड़ा सा अलग आया हुआ था। ओके, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, इसका मतलब होता है कि जिसमें फिजिको केमिकल अप्रोच किया जाता है टू स्टडी द अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब फिजिकल स्टडी भी की जाएगी और केमिकल स्टडी, मतलब उसका DNA कैसा है, RNA कैसा है, प्रोटीन्स कैसा है, प्रोटीमिक्स, जीनोमिक्स, ये सारे स्टडी करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, ठीक है। तो सिंपल था। इसके बाद 96 ये वाला इवोल्यूशन से आया हुआ था क्वेश्चन, आप इवोल्यूशन से भी कह सकते हो। और या सो इन द RNA वर्ल्ड, RNA इज कंसिडर द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, सही है, क्योंकि पहले सिंगल स्ट्रैंडेड ही बने न्यूक्लिक एसिड जो कि RNA थे। देन कैरी आउट द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, RNA एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज एंजाइम की तरह भी काम करते हैं। हमने सुना था एक एंजाइम, क्या नाम था उसका, राइबोजाइम्स, यस, वेरी गुड। सो बायोकेमिकल रिएक्शन इन द सिस्टम्स बीइंग रिएक्टिव, RNA जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तो इजीली क्या होते हैं, म्यूटेट होते हैं।
तो जिन वायरसेस में बेसिकली हमने ये कहा था कि आरएनए होते हैं वो जल्दी क्या होते हैं, म्यूटेट। जैसे कोरोना वायरस का भी हमने सुना था कि बहुत जल्दी जल्दी क्या होते हैं, वो म्यूटेट हो जाते हैं। सो आरएनए के अनस्टेबल है तो जल्दी म्यूटेट हो जाते हैं। फिर डीएनए इवॉल्व फ्रॉम द आरएनए, यस, सिंगल स्ट्रैंडेड से ही डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड बना। इज मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, यस, स्टेबल है, इसलिए मोस्ट ऑफ दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। इट इज डबल हेलिकल, बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री, रेजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग रिपेयरिंग मैकेनिज्म, उनमें रिपेयरिंग मैकेनिज्म भी होता है, सो म्यूटेशन रेट उनमें कम है एज कंपेयर टू द आरएनए। सारी बातें जो है वो सही गई है, सो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। सो इसका क्या आंसर बना, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, 1। ओके, सिंपल सा था। ओके, इपिफाइट्स दैट आर ग्रोइंग ऑन द मैंगो ब्रांच इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। डायरेक्टली एग्जांपल है, पर ये 12th में का है। ओके, आपका सो लास्ट चैप्टर जो होंगे आपके उनमें, सो इसे हम कहते हैं कमेंसलिज्म। क्या बोलते हैं इसको, कमेंसलिज्म। ठीक है, एक को बेनिफिट हो रहा है, एक को ना बेनिफिट ना, हाँ, उसे हम बोलेंगे कमेंसलिज्म। फिर ये वाला तो बहुत इजी था, सबसे इजी क्वेश्चन। ओके, सेल बायोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। पहले 3 पढ़ोगे, यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम होता है, हम 10वीं से पढ़ रहे हैं। ओके, मैं तो यहाँ पे 8वीं को भी बता देता हूँ, क्लास 8 को भी, कि यूकैरियोटिक में राइबोसोम जो होते हैं वो 80S होते हैं, प्रोकैरियोटिक में 70S होते हैं। 80S के 2 सब यूनिट होंगे, 60 और 40, और 70 के कितने होंगे, 50 और 30। ओके, चलो, सो ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये दोनों गलत है, क्योंकि इनमें क्या किया उन्होंने, 50 और 30 लिखा, और यहाँ पे 60 और 30 लिखा। सो कौन सा है, ABC, ऑप्शन 1। इजी था। सो ये क्लास 11 का था आपका। चलो, ये वाला भी लास्ट चैप्टर 12th में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन मतलब कि क्या, आप किसी इंडिविजुअल को उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर ग्रो कर रहे हो या कंजर्व कर रहे हो। तो अगर आपने देखा, जूस जो होते हैं उनमें आपने टाइगर वगैरह देखे होंगे, लायन वगैरह देखे होंगे, वो उनका नेचुरल हैबिटेट है क्या, नहीं, तो वहां पे उनका कंजर्वेशन कर रहा है बट एक्स सिटू। अगर वही उसी जगह पे उनका कंजर्वेशन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका, जूस और बॉटनिकल गार्डन्स। सिंपल सा था। फिर ये वाला देखो, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, ये लास्ट वाला इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो का ही है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी, ये तो सही है, ये सबको पता है। ओके, क्योंकि 10th में भी हमने पढ़ा है। तो एनर्जी सोर्स, प्राइमरी अल्टीमेट एनर्जी सोर्स क्या है, सन। दूसरा था, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे सिंपल सा होता है कि फोटोसिंथेसिस के बाद जितनी भी प्रोडक्टिविटी बनेगी उसे हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से जब प्लांट खुद रेस्पिरेशन करेंगे, खुद के लिए एनर्जी यूज करेंगे, तो उस रेस्पिरेशन को आपको माइनस करना पड़ेगा, तो फिर ये आएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के लिए अवेलेबल होगी। तो इन्होंने क्या कहा है, जो बनी पहले उसे एनपीपी का दिया, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, पूरा गलत। यहाँ पे जीपीपी चाहिए था। ओके, सो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आया आपका, ये वाला थर्ड, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये है आपका। इसके बाद ये है आपका क्लास 11 से ह्यूमन फिजियोलॉजी। ओके, सब मिक्स किया है, बहुत सारे चैप्टर्स मिक्स करके इन्होंने बता दिया। चलो, एम्फाइजेमा हमें पता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ओके, इसमें रेस्पिरेटरी है तो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड एक ही है, डैमेज अल्वेओलर वॉल्स एंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस। ओके, एंजिना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन हार्ट में। ओके, सो कहां पे है चेस्ट पेन वाला, यस। ओके, सो देखो, ए को 2 और बी को कितना 3, कितने ऑप्शन है, 4 पॉइंट। ओके, एक ही। टिटैनी क्या होती है, स्पाज्म, मसल स्पाज्म। अगर कैल्शियम लेवल कम हो गई तो अचानक से आपको मसल स्पाज्म हो जाता है, टिटैनी। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ओके, इन्फ्लेमेशन टू द ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। सिंपल सा था। चलो, इसके बाद 1 और 2 गिव द बिलो। ओके, एडजसेंट रीजन, ये वाला मैं बोल रहा था, ये भी आया आपका 12th का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा हुआ है। बोथ
वाइन एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस द नेक्टर, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, अबायोटिक हो रहा है. ओके, द फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड विंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स. बराबर है. ओके, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. मतलब assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट. सही है, सिंपल सा. सो क्या आएगा आपका? 4. बोथ, हाँ, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर, हाँ, ये वाला नॉट. ओके, तो ये आप गया आपका सेकेंड, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. उसके बाद ये वाला एक है. ओके, हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर पढ़ेंगे. उसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बियर प्रोड्यूस्ड बाय द यीस्ट. ओके, इसमें होता है बियर. ओके, बियर वाला. चलो, उसके बाद स्टेटमेंट ये हमारा आया था क्लास 11 से, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स. सो पहले में ही हम देख सकते हैं इन अ फ्लोरल फॉर्मूला. ओके, प्लस साइन स्टैंड्स फॉर द जाइगोमॉर्फिक. जाइगोमॉर्फिक मतलब बायलैटरल सिमेट्री, और बायलैटरल सिमेट्री को हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है. तो स्टेटमेंट पहला ही क्या हुआ बेटा? गलत. दूसरा क्या है? इन फ्लोरल फॉर्मूला ये प्लस स्टैंड्स फॉर एक्टिनोमॉर्फिक. सही है. ओके, रेडियल सिमेट्री. नेचर ऑफ द फ्लावर इज, ये वाला साइन, ये क्या है? ऊपर है ना, मैंने बोला था ताज पे बैठी हुई है, तो सुपेरियर होगी. और अगर ऐसा होगा तो नीचे, इंटीरियर. क्लियर है? तो स्टेटमेंट 2 क्या हो गया बेटा आपका? सही हो गया. तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. इजी था, क्लास 11. चलो, स्ट्रिप्टोकाइनेज, ये भी हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ेंगे. ठीक है, इनका काम होता है रिमूविंग ऑफ क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल. स्ट्रिप्टोकाइनेज ब्लड क्लॉट कम करने के लिए. ओके, ये स्ट्रिप्टोकोकस से बने होते हैं. चलो, ये वाला विच क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमन जीनोम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स, जो हम 4th वाला चैप्टर पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. उसमें हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे. उसमें से ये क्वेश्चन है. तो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा क्रोमोसोम जो है वो हमारा क्रोमोसोम नंबर 1 है. तो सबसे ज्यादा 2000 से भी ज्यादा जीन्स जो है वो क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर है. ठीक है, और सबसे कम वाई क्रोमोसोम के ऊपर है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम ये सबसे छोटा क्रोमोसोम. ठीक है, ये बात भी याद रखो. उसके बाद देखो, ये वाला तो बहुत इजी था. फ्रॉग में हमने देखा था कि कॉकरोच और फ्रॉग. अब यहाँ पे अगर आपने इस बार देखा होगा तो कॉकरोच के ऊपर क्वेश्चन ही नहीं आया. सारे के सारे क्वेश्चंस बने फ्रॉग के ऊपर, और लास्ट टाइम क्या बना? सारे क्वेश्चन बने कॉकरोच के ऊपर. उन्होंने डाला था कि इस बार क्या है? कॉकरोच. और ये अर्थवर्म तो आएगा नहीं क्योंकि डिलीट कर दिया. तो क्या होता है? जो नप्चुअल पैड यानी कॉपुलेटरी पैड होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? फर्स्ट डिजिट ना ऑफ 4 लिम्स. क्योंकि किस लिए होता है? टू ग्रैब द फीमेल ड्यूरिंग द कॉपुलेशन. सो क्या आएगा इसका? फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्स. बहुत इजी था. ओके, दिस इज ऑल्सो टू मच इजी. So which one of the following is the phytohormones promote the nutrient mobilization which helps in the delay of leaf senescence? Leaf senescence delay करने का काम होता है साइटोकाइनेज. किसका होता है? साइटोकाइनेज. प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्लास 11th. अगेन टू मच इजी. बहुत लगेगा कि कुछ तो बहुत पूछा गया है. ओके, बहुत हार्ड कुछ तो पूछा गया है ऐसा लगता है. ओके, द क्वेश्चंस कम फ्रॉम द किंगडम एनिमलिया. देखो क्या पूछा है. While trying to find out the characteristics of the newly found animals, a researcher did the histology of adult animal and observed the cavity with presence of mesodermal tissues. मतलब टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है mesodermal towards the body wall, but no mesodermal tissues was observed towards the alimentary canal. बराबर ना? मतलब टिश्यू तो कहीं कहीं पे दिख रहे, कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा उनको पैचेस में. बराबर है. अगर उन्होंने कहा होता कि कुछ मेसोडर्मल टिश्यू ही नहीं दिख रहे हैं तो फिर आपको कहना पड़ता कि ये क्या है? ओके, बट कहीं पे दिख रहे हैं कहीं पे नहीं, तो ये हो गया सुडोसिलोमेट. किन में होते हैं सुडोसिलोमेट? अस्कहेलमिंथस. वेरी गुड. सो 110 सबसे इजी अभी पढ़ा था हमने, चैप्टर नंबर 2 क्लास 12, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. ओके, हेड में क्या होता है? न्यूक्लियस. बराबर ना? तो न्यूक्लियस में होंगे जेनेटिक मटेरियल
एक्रोसोम्स मैंने कहा था कि एक्रोसोम्स में क्या होता है, एक्रोसोमल कैविटी, एक्रोसोम्स में एंजाइम्स होते हैं जो लाइसिस करने के लिए यूज होंगे। तो ये वाला मिडल पीस में क्या होता है, मेजरली माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, तो दे प्रोवाइड द एनर्जी। और टेल तो हमें पता है मूवमेंट के लिए यूज होंगे। सो बहुत ही सिंपल सा होगा आपका क्वेश्चन। ए के लिए आप 4 लगा दो, कितने है ए के लिए 4? 1। हाँ बराबर है, हाँ टेल का स्पर्म मोटिलिटी कौन सा आ गया? ऑप्शन 1। सिंपल सा, ठीक है। बट हम मोस्टली हमारा दिमाग कहाँ पे जाता है? हेड, न्यूक्लियस होगा, ओके, या फिर मिडल पीस, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सो बहुत वैसे भी इजी था। चलो ये वाला भी बहुत ही सिंपल था, ओके। बट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि लाइफ साइकिल किस तरीके से हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे पहले तो क्या होगा? मियोसिस, ओके। सो पहले होता है मियोसिस, किसमें? स्पोर मदर सेल्स। अब यहाँ पे बी वाले स्टार्टिंग में कितने ऑप्शन है देखो, BAECD और BADCE। ए वाला है, सो दूसरा ए वाला ही होगा, प्रोथैलस स्टेज। उसके बाद जो है वो देखिए फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया एंथ्रेडियम। और ई क्या बोल रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड टू द आर्किगोनिया। पहले फॉर्म तो होने चाहिए, सो पहले क्या होंगे? प्रोथैलस बनेगा तो फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन के बाद, सही है। तो कौन सा आया ऑप्शन आपका? 1, तो सही आ रहा है ऑप्शन नंबर 1। सो कुछ नेम्स जो होते हैं ना, उससे भी हम पिक कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए। अगर आप जब तक ये बनेंगे ही नहीं तब तक ट्रांसफर कैसे होंगे, और जब तक ट्रांसफर ही नहीं होंगे तब तक फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ठीक है। मतलब लगा भी कि यार ये कुछ तो अलग है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो कार्डियक एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट्स आर रेगुलेटेड बाय, कौन कौन होता है? नोडल टिश्यूज होते हैं, स्पेशल न्यूरल सेंट्रल इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा है, एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स होते हैं, कौन? इपिनेफ्रिन, नॉन इपिनेफ्रिन, या एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन। एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन्स होते हैं? नहीं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह ये इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो आपके क्या आएंगे? ए, बी और सी। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्यों? क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट बीट बढ़ाना कम करना। सो ए, बी, सी कौन सा आंसर आएगा फिर आपका? कॉर्टिकल हार्मोन्स नहीं होते। कॉर्टिकल हार्मोन्स मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये उनके अलग काम है, ओके। ये तो बहुत इजी था, सबसे इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स द नाइट्रोजन? लास्ट अभी मैंने बोला था, ओके। यहाँ पे एजोबैक्टर है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। ऑसिटेलिरिया, एनाबेना और नॉस्टॉक, ये सारे के सारे क्या है बेटा? साइनोबैक्टीरिया। और हमें पता है साइनोबैक्टीरिया के पास एक स्पेशल सेल होती है जिसका नाम है हेटेरोसिस्ट, which is used for the nitrogen fixation. So रहा क्या? वॉलवॉक्स। ये तो फिर कॉलोनियल एल्गी में आ गए वॉलवॉक्स। तो आंसर क्या आया? सेकंड, डी ओनली। अब यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ आरएनए, ये भी सिंपल है, ये भी बेसिक था, ओके। 10th के बेसिस के आप ऊपर आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ये 12th में हम पढ़ेंगे आगे जाके। सो ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए डू नॉट इंटरैक्ट विद एमआरएनए। अगर टीआरएनए और आरआरएनए नहीं आया तो प्रोटीन बनेगा कैसे? सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरा, आरएनए इंटरफेरेंस दैट इज आरआरएनए टेक्स प्लेस इन द ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेल्युलर डिफेंस। या हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर जो है क्लास 12 में ये पढ़ेंगे। सो ये दोनों चैप्टर में से मिला के आया हुआ है, 4th और उधर माइक्रोब्स वाला, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 कंप्लीटली इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। चलो, सो क्या आएगा यहाँ पे आंसर बेटा? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ये आ गया आपका 4th। वेरी गुड। अब ये वाला भी बायोटेक्नोलॉजी से है, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, ओके। सो इसमें बहुत सिंपल होता है, ओके। तो यहाँ पे क्या कर दिया है? यहाँ पे इन्होंने जीन इंसर्ट कर दिया है, ओके। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं इसको, हम आगे जाके बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है वो सारे के सारे जो है व्हाइट कलर कॉलोनीज जो है वो बनते हैं एज ए रिकॉम्बिनेंट, ओके। व्हाइट कलर रिकॉम्बिनेंट्स, यहाँ पे व्हाइट कलर कॉलोनीज विल बी सिलेक्टेड। ये भी वहीं से है, ओके।
तो इसमें ये तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है एनसीईआरटी की, which is a used bacteria. Eli Lilly is basically a company which is produce the insulin. Okay, so उन्होंने क्या किया था, E. coli लिया था. अब E. coli क्या है, तो आंसर आ गया आपका बैक्टीरिया. अब ये वाला तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो उस दिन में आपने पूछा था. ओके, ये आपका हो गया बायोमोलिक्यूल्स वाला. नेम द क्लास ऑफ एंजाइम्स दैट यूजुअली कैटालाइज द फॉलोइंग रिएक्शन. अब यहाँ पे देखिए SGS, यहाँ पे ग्रुप क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है. जी ग्रुप क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है अदर देन हाइड्रोजन. सो इसलिए अदर देन हाइड्रोजन इस वर्ड से आप कह सकते हो कि ये क्या है, ट्रांसफर. ग्रुप क्या हो रहा है, ट्रांसफर. ठीक है, सिंपल सा अगेन एनाटॉमी ऑफ प्लांट. फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम. ओके, सो हाइपोडर्मिस इज अ पैरेन्काइमेटस, यही है. यस, सो यहाँ पे हाइपोडर्मिस जो होता है मोनोकॉट में वो स्क्लेरेनकाइमेटस होता है. क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस. वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, सही बात है. वस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट एंड क्लोज, सही बात है. फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, सही बात है. ओके, मोनोकॉट स्टेम के बारे में पूछा था. चलो ब्रायोफाइट्स के बारे में, लाइफ साइकिल अगेन जो पहला वाला क्वेश्चन था वही. ओके, सो पहले तो क्या होगा, गैमेटोफाइट बनेंगे, उनमें गैमेटोफाइट होती है. ओके, सो अटैचमेंट ऑफ द गैमेटोफाइट टू द सबस्ट्रेटम. उसके बाद क्या फॉर्म होगा, रिलीज ऑफ एंथ्रोजॉइड इनटू द वाटर. सो पहला होगा बी वाला आपका. ओके, सो बी आया तो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, ई, रिलीज ऑफ एंथ्रोजॉइड इनटू द वाटर, क्योंकि उन्हें ब्रायोफाइट्स के लिए क्या लगना है, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर उनको उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, एम्फीबियस. आ गया. अब बात करते हैं आप ए वाला, तो आंसर के साथ चलो. फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजॉइड्स विद ए, सही बात है. अब फ्यूजन हुआ तो उसके बाद क्या होगा, सी या तो डी. एक तो होगा रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड, या तो फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट. अब फ्यूजन हुआ है तो पहले क्या बनेगा, स्पोरोफाइट. 2n कंडीशन बनेगी ना, और फिर उस स्पोरोफाइट में क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन. बन रहा है क्वेश्चन. सो क्या आएगा इसमें, पहले डी और फिर सी. तो यहाँ पे आ गया आपका आंसर. नहीं देखो ना, रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पोर, बाद में स्पोर्स कहां पे प्रोड्यूस होंगे, स्पोरोफाइट में ना. तो पहले हमें स्पोरोफाइट बनाना पड़ेगा. तो स्पोरोफाइट कैसे बनेगा, ये एंथ्रोजॉइड्स विद एग. एंथ्रोजॉइड्स मतलब मेल गैमेट, एग मतलब फीमेल गैमेट, n + n 2n बनेगा. चलो ये वाला भी थोड़ा सा आपका है कैंसर. ओके, ह्यूमन हेल्थ वाला 12th में हम पढ़ेंगे. तो उसमें सिटी और एमआरआई जो है वो नॉर्मली यूज किए जाते हैं डायग्नोसिस के लिए. चलो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत कॉमन आप सोच सकते हो. ओके, जिन्होंने पढ़ा भी नहीं वो भी देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, कीमोथेरेपीज ड्रग्स आर नॉट यूज्ड टू किल नॉन कैंसरस सेल्स. और हम क्या बोलते हैं, जिसे कैंसर हुआ है वो क्या करता है, कीमोथेरेपी लेता है. तो कीमोथेरेपी किस लिए होता है, कैंसर सेल्स को मारने के लिए. ये क्या बोल रहे हैं, नॉन कैंसरस सेल्स. मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत. पहला स्टेटमेंट क्या हुआ आपका, सही. ओके, और तीसरा बोला कीमोथेरेपी ड्रग्स आर बायोलॉजिकल मॉडिफायर. ओके, ये मॉडिफायर्स नहीं होते, रिस्पॉन्स मॉडिफायर नहीं होते, वो डायरेक्टली क्या करेंगे, कीमोथेरेपी ड्रग्स जो है वो किल करेंगे. ओके, और ये भी देखो, इन केस ऑफ द ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर. ओके, तो उनमें क्या होते हैं, हमने पढ़ा था, बढ़ते हैं. ल्यूकोसाइट्स क्या होंगे, ज्यादा बढ़ेंगे. एबनॉर्मली ग्रोथ हो रही है ना, कैंसर मतलब क्या, एबनॉर्मल सेलुलर ग्रोथ, मतलब सेल के नंबर बढ़ने चाहिए. यहाँ पे क्या लिखा है, डिक्रीज. तो ये वाला भी गलत होगा. तो आपका आ गया ए और सी. कहां पे देखो. ओके, सो ये थोड़ा सा बेसिक अगर लगाओगे. फिर से आ गया आपका सेल वाला चैप्टर, सबसे इजी. ओके, सेंट्रोमियर किस लिए होता है, इसका तो सिंपल सा क्वेश्चन और एक आया स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला. सेंट्रोमियर किस में आएगा, सेल डिवीजन में आएगा. ओके, सिलियम किस में आएगा, सेल मूवमेंट में आएगा. चलो क्रिस्टी किस में आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, इनर फोल्ड. सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ है. लगाओ जोड़िया, कहाँ पे फिर लगाया भाई आपने. ओके, एक और 2 लगा दिया. ठीक है, क्लियर. एक में ही सॉल्व होता था आपका. चलो बाद में ये भी बहुत सिंपल है, फोटोसिंथेसिस वाला. ठीक है, चलो
अगर आप क्लोरोफिल ए देखोगे तो क्लोरोफिल ए आपको क्या लगना है, पहले ब्लू और ग्रीन। सो लगाओ यहाँ पे ब्लू और ग्रीन। सो ए को 3 रहने वाले कितने हैं बेटा, 2। अब बी को आता है येलो और ग्रीन। सो कौन सा आया क्वेश्चन, छूट गया। ओके, फिर ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड्स। चलो ये वाला सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, सेकेंड चैप्टर। चलो क्या है करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखने हैं। पहला स्टेटमेंट है इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12 वीक्स। सही है, 12 वीक्स तक मतलब 3 महीने तक सारे ऑर्गन जो है मेजर ऑर्गन्स वो फॉर्म होते हैं, ये हमने कहा। दूसरा, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट इन द ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ 8 वीक्स। तो पहले अगर हम बोल रहे 12 वीक्स तो 8 वीक्स यहाँ पे कैसे बोलेंगे, तो बी वाला क्या हो गया, गलत। सी है इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 मंथ ऑफ जेस्टेशन। हमने ये देखा था कि 1 महीने तक तो हार्ट फॉर्म हो जाता है, तो हम जब फर्स्ट मंथ के थे तब से हमारा हार्ट क्या हो रहा है, बीट कर रहा है। ये भी हमने कहा था रेगुलर क्लास में, तो ये वाला सही होगा। सो इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप बाय द एंड ऑफ सेकंड, ये भी है। और इन द फिफ्थ ये भी सही है। सो बी वाला गलत है सिर्फ। सो क्या आया आपका, ए सी डी एंड ई ओनली। यूजुअली हेयर्स 5th मंथ में आ जाते हैं। ओके, तो डिजिट्स वगैरह वो मूवमेंट होना चालू होते हैं, मैंने बोला किक वगैरह मारना चालू करेगा वो। ये तो मैंने बोल दिया था। ओके, बोला था डायग्राम आएगी, याद रखो, पर यहाँ पे डायग्राम नहीं डायरेक्टली पूछा है। सो एल्यूरन लेयर होगा, ठीक है, जो बीच वाला जो प्रोटीन रिच लेयर होता है दैट इज एल्यूरन लेयर। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, पूरी डायग्राम नहीं दी है उन्होंने, क्या दिया, इस साइड में प्रॉक्सिमल और इस साइड में डिस्टल, पर डायग्राम वही है जो एनसीईआरटी में, वही आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा हमें ये पता है कि ये क्या होगा, यहाँ पे H+ आयंस और अमोनिया किस में जाना चाहिए, ट्यूब्यूल्स के अंदर। ओके, यहाँ पे K+ और H+ फिर pH मेंटेन करने के लिए भी क्या होगा, ट्यूबुलर सिक्रेशन में चला जाएगा। ओके, और ये तो क्या आ रहा है बाहर, NaCl वाटर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी ज्यादा से ज्यादा वाटर और NaCl क्या होगा, रीएब्सॉर्ब होगा। तो इसका आंसर तो बन रहा है आपका सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला गलत है, ये सही है यहाँ पे, पर ये वाला गलत है। NaCl और H+ NaCl नहीं ट्यूब्यूल में जाएगा। अगर ट्यूब्यूल में जाएगा तो फिर वो एक्सक्रीट होगा ना, हमें वो तो नहीं करना है, हमें चाहिए तो वो रीएब्सॉर्ब होगा। सो यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रेशन है जहाँ पे बोलेंगे, तो सेकेंड वाला वहां पे आ गया। फिजियोलॉजी से और एक क्वेश्चन था वो। ओके, ये थोड़ा सा लास्ट वाला चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में से है। ओके, सो इसमें जो होता है वो फोम ब्रेकर इन्होंने पूछा है सिंपल से। तो फोम ब्रेकर जो होता है वो ये वाला होता है, सी इज अ फोम ब्रेकर बनेगा। ओके, तो फोम ब्रेकर ये वाला बहुत सिंपल सा था, फर्स्ट चैप्टर आपका, ठीक है। A typical unfertilized angiosperm embryo sac at maturity is 8 nucleated 7 cells, सही बात है। The egg apparatus has 2 polar nuclei, गलत। egg apparatus में क्या आते हैं, तो यहाँ पे तो 3 आ गया आपके एंटीपोडल, यहाँ पे आ गया पोलर न्यूक्लियर, और ये हो गया आपका एग एपरेटस जिसमें बीच में एक एग सेल और साइड में उनके फ्रेंड्स सिनर्जिड, इसको आपने एग एपरेटस कहा था ना। तो ये बोल रहे हैं एग एपरेटस में 2 पोलर न्यूक्लियर आते हैं। सो स्टेटमेंट क्या हो गया, कंप्लीटली गलत भी हो गया। सो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हो, assertion is true, reason is false, A is true, R is false। ओके, सो 3 नंबर वाला आ गया आपका, बहुत सिंपल, सेल वाला चैप्टर। ओके, कौन होता है, मिजोसोम। सो सारे फंक्शन जो होता है वो यहाँ पे मिजोसोम करता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक्स में ऑर्गेनेल जो होते हैं वो एब्सेंट होता है। ओके, सो इनर फोल्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही इनर फोल्डिंग होता है वेसिकल्स के फॉर्म में वगैरह या ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, जिसे हम मिजोसोम्स कहते हैं, ठीक है। चलो ये वाला भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, 4th चैप्टर है, हम पढ़ेंगे आगे जाके। सो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट इन द यूकैरियोटिक। यहाँ पे सिंपल से 3 इवेंट्स याद रखने हैं आपको, स्प्लाइसिंग, उसके बाद होता है कैपिंग, और उसके बाद होता है टेलिंग। ये 3 प्रोसेस होते हैं यूकैरियोटिक mRNA में।
सो पहला उन्होंने बोला था ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री mRNA टू द साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग होनी जरूरी है। स्प्लाइसिंग यानी मतलब क्या होता है, सिंपल से कि जो हेट्रोजिनस mRNA बनता है इसमें कुछ पार्ट जो होता है वो इंट्रॉन का होता है, कुछ पार्ट जो होता है वो एक्सॉन का होता है, फिर इंट्रॉन फिर एक्सॉन। हमें जरूरी होते हैं सिर्फ एक्सॉन। क्या चाहिए होता है हमें? एक्सॉन। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये इंट्रॉन्स रिमूव करने पड़ते हैं। सो द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। और वो क्या होता है, फिर एक्सॉन जो है वो ज्वाइन हो जाते हैं, फिर जाके वो। सो ये हो गया। फिर ये 5 प्राइम एंड होता है, ये 3 प्राइम एंड होता है mRNA का। सो इस 5 प्राइम एंड के ऊपर क्या होता है, एक मिथाइल गोनोसाइन, एक अनयूजुअल बेस जो होता है वो बैठ जाता है। सो इसे हम बोलते हैं कैपिंग। और ये 3 प्राइम एंड के बाद यहाँ पे क्या होता है, पॉली एडिनाइलेट। एडिनाइलेट के बेसिस जो है वैसे 200, 250, 300 तक बेस जो है वो बैठ जाते हैं। सो ये हो गई टेली। सो पहला ही क्या हो गया आपका गलत। दूसरा रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग एक्सॉन्स हो रहा है, स्प्लाइसिंग। तीसरा एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट 5 प्राइम एंड हो रहा है, उसे आप कैपिंग बोल रहे हैं। और एडिशन ऑफ एडिनाइन रेसिड्यूज 3 प्राइम एंड हो रहा है, सही है। सो मतलब बी, सी और डी क्या हो गया आपके सही। ई वाला क्या देखो बोल रहा है, बेस पेयरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री नहीं। ओके, आरएन तो सिंगल स्टैंडर्ड चाहिए आपको। अगर प्रोटीन बनाना है तो डबल स्टैंडर्ड होगा, तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे फिर कैसे प्रोटीन बनेगा। सो बी, ई, यहाँ पे ई गलत हो गया। सो आंसर क्या आएगा आपका बी, सी और डी। सो सेकेंड वाला। उसके बाद व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर पॉलीजेनिक ट्रेट्स। पॉली मतलब मेनी, बहुत सारे। वो बोल रहे हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक। यहाँ पे एक्स लिंक तो नहीं है। पॉलीजेनिक के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज ह्यूमन स्किन कलर, ओके, जिसमें 3 जीन्स आएंगे, जैसे कि ए, बी, सी, 3 जीन्स आएंगे। ओके, मेंडल ने ये कहा था कि एक जीन एक कैरेक्टर देता है, पर यहाँ पे क्या है बेटा, 3 जीन्स है जो एक कैरेक्टर दे रहे, स्किन कलर हमारा। तो मतलब ये क्या है, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। क्या हो गया ये, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। वैसे ये दो ऑटोसोमल, पर ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न्स में हम कुछ अलग एग्जांपल्स देखने वाले हैं, विडोस्पिक वगैरह। एक्स लिंक में तो हम कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफिलिया, ये वाले जो हम नेक्स्ट चैप्टर आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, बट ये बहुत सिंपल था। चलो, हीम ग्रुप फिर से ये बना आपका बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर। ये कैटालीज जो होता है, प्रोस्टैटिक ग्रुप वाला हमने पढ़ा था, कोफैक्टर, कोएंजाइम, उसमें से आ गया सीधा। सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कंटेन्स द हीम एज द प्रोस्टैटिक ग्रुप, दैट इज कैटालिस। डायरेक्टली नाम दिया हुआ है, हीम इज अ प्रोस्टैटिक ग्रुप इन द कैटालिस। स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन एनसीईआरटी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आ गया आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अभी उन बच्चों को मैं बता रहा था कि पहले तो क्या इवॉल्व हुए होंगे, मोनेरा। तो मोनेरा मतलब क्या आए होंगे आपके, प्रोकैरियोटिक्स। सो जितने भी सी पहले है वो रख लो, बाकी वाले ऑप्शन डिलीट कर दो। सो अब उसके बाद ई कॉमन आ गया दोनों ऑप्शन में। यूकैरियोटिक विद सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये हो गया आपके प्रोटिस्टा, सही है ना, सेल्यूलर बॉडी, यूनिसेल्यूलर। सो दूसरा आ गया ये वाले, चलो सही है। तीसरे आपके बोल रहे वो ए, मल्टी सेल्यूलर हेट्रोट्रॉफ्स विद सेल वॉल मेड अप ऑफ, तो आ गया आपके पास फंजाई, सही बात है। अब ऑटोट्रॉफ्स आएंगे, हेट्रोट्रॉफ्स आएंगे। पहले ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स आर डिपेंड्स ऑन, सॉरी, हेट्रोट्रॉफ्स डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स। तो पहले कौन आना चाहिए इवोल्यूशन में, ऑटोट्रॉफ। सो फिर यहाँ पे आपको सिंपल से ये रखना था ऑटोट्रॉपिक, मतलब कि यहाँ पे आई किंगडम प्लांटी, और ये वाला हो गया विदाउट सेल वॉल वाला, ये हेट्रोट्रॉफ्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एनिमल। तो इतना सिंपल सा था, ठीक है। सो कौन सा क्वेश्चन बन रहा था बेटा आपका, इसका CEADB। सो ये वाला आपका आंसर था इसका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ओके, सो ये वाला इकोलॉजी वाला हम चैप्टर पढ़ेंगे, उनमें डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। सो हु इज नोन एज अ फादर ऑफ इकोलॉजी। सो इसमें जो है वो रामदेव मिश्रा, ये जो है ये फादर ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। अब ये वाला तो बहुत सिंपल था, बहुत ही सिंपल है, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मैं बोल रहा हूँ कि जो सेकंड यूनिट हमारा है 12th में, मोस्टली सारे यूनिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, दो तीन क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं। सो अल्फ्रेड हार्शे और बार्था चेज जो है
इन्होंने जेनेटिक एज अ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल का जो कंसेप्ट है वो फुल प्रूफ दिया था। ओके, फुल प्रूफ। सो इनका नाम आता है यहां पे डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो देखो यहाँ पे ए को 4th लगेगा, तो 2 ऑप्शन, तो आपके 2 ऑप्शन जो है वो यहीं पे चले गए। ए को 4 आया। फिर बाद में ये जो यू क्रोमैटिन होते हैं, ओके, दिस यू क्रोमैटिन आर कॉल्ड एज लूजली पैक्ड क्रोमैटिन। ये क्या होते हैं? लूजली पैक्ड क्रोमैटिन। और ये लूजली पैक्ड होने के वजह से ये थोड़े से क्या होते हैं? लाइट स्टेन होते हैं। और सिंपल सा इसके अपोजिट होते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। सो ये क्या होंगे बेटा? ये डेंसली पैक्ड होंगे, और ये डेंसली पैक्ड होंगे तो क्या होंगे? डार्क स्टेन होंगे। तो चलो एक सिंपल सा मैं हर बार बता देता हूं कि मैंने कहा कि ये जो क्रोमैटिन है ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, लूजली पैक्ड। तो अगर इसको स्टेन डालोगे तो ये ऐसे ही दिखेगा। अगर मैंने कहा हेटेरोक्रोमैटिन है तो मैंने कहा कि ये डेंसली पैक्ड है, तो ये दिखने में भी आपको क्या दिख रहा है? डार्क दिख रहा है। तो ये हो गया हेटेरोक्रोमैटिन। सो लगाओ क्या बना? ए का 4 आया, डी का क्या आया? 2nd। सो ए का 4, डी का 2nd, सो आपका आंसर आ गया 3। सिंपल सा है। चलो इसके बाद नियोप्लास्टिया मतलब कैंसर। ओके, सो मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल, यस, सेल जो होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स, सही है। इन्वेजन एंड डैमेज द सराउंडिंग टिश्यूज, ही सही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ABC कैंसर सेल्स के लिए सारी चीजें सही है। नियोप्लासिया मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर, और जो सिंपल से जो होते हैं ट्यूमर उसे हम बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर, बरोबर। सो दोज कन्फाइंड टू द ओरिजिनल लोकेशन। नियोप्लासिया जो है, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो एक जगह नहीं रहते, दे कैन माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, तो यहाँ पे आपके आ गया A, B और C आंसर। सो आंसर इसका आपका आएगा 2। सो बहुत सिंपल है, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ेंगे। चलो, सो ये वाला भी आपका हो गया बायोटेक्नोलॉजी से ही, बहुत सिंपल है। The DNA fragment is extracted from the gel electrophoresis, can be used for the recombinant DNA technology। सही बात है, लेंगे और उसके बाद उसकी RDNA टेक्नोलॉजी करेंगे। Statement 2, smaller size DNA fragments are observed near the anode। ओके, यहाँ पे एनोड, अब मुझे सिर्फ आप बताओ कि एनोड जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं? एनोड की बात कर रहे हैं हम। सो एनोड जो होते हैं वो क्या होंगे? पॉजिटिवली चार्ज। अब मुझे ये बताओ कि डीएनए आपका कौन सा चार्ज का होता है? डीएनए होता है आपका निगेटिवली चार्ज। क्यों निगेटिवली चार्ज है? क्योंकि उसके पास फॉस्फोरिक एसिड है ना बैकबोन में, H3PO4-। सो डीएनए जो होता है वो निगेटिवली चार्ज। सो निगेटिवली चार्ज के पास से वो कहां पे माइग्रेट होंगे? पॉजिटिवली चार्ज, सो ऑन एट का तरफ। सो ये वाला सही है। सो दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या होंगे? आपके सही होंगे। और जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स होंगे वही तो ज्यादा फास्ट रन करेंगे ना, बराबर। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये वाला हो गया उसका 1। अगेन द कम्स फ्रॉम द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। सिंपल सा है, यहाँ पे तो सिंपल आप रख सकते हो यार। एलिनिन क्या है? एमिनो एसिड है। और एडेनिन क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, फिर एडेनोसाइन जो होता है, एडेनोसाइन मतलब क्या? राइबो शुगर, उसके ऊपर आपने क्या डाल दिया है? एडेनाइन का बेस डाल दिया, तो बन गया राइबो शुगर। और ये तो ये बन गया आपका न्यूक्लियोसाइड। और उसके ऊपर अगर आपने डाल दिया फॉस्फेट तो वो हो गया एसिड, तो वो हो गया एडिनाइलिक एसिड, तो वो बन गया आपका न्यूक्लियोटाइड। तो लगा दो और बता दो। तो क्या होगा? ए को लग रहा है आपका 3, बी को लग रहा है आपका 2, ओके, सी को लग रहा है 1, तो आ गया आपका ऑप्शन 3। सिंपल सा है। यह है आपका रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, चैप्टर 2। देखो द रिडक्टिव डिवीजन यानी रिडक्शनल डिवीजन मतलब मियोसिस।
फॉर द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट्स अर्लियर देन द मेल गैमेटोजेनेसिस। सही बात है, जब हमने बोला था कि जब वूम में होता है तभी क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है प्रोफेज 1 स्टार्ट हो जाती है, बट अरेस्ट हो जाता है। सो पहला स्टेटमेंट तो सही निकला। दूसरा स्टेटमेंट, द गैप बिटवीन द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन एंड द सेकंड मेयोटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर मेल्स एज कंपेयर टू फीमेल। सही बात है, क्योंकि फीमेल में बहुत ज्यादा टाइम है ना, प्यूबर्टी तक क्या करेगा वो, अरेस्ट रहेगा, फिर प्यूबर्टी के बाद होगा, फिर कब कंप्लीट होने वाली है वो, फर्टिलाइजेशन में। मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगी, फर्टिलाइजेशन में। इतना समय नहीं रहता मेल के पास, तो क्या कंटिन्यूअसली बन रही है, तो शॉर्टर टाइम रहेगा। सो बी वाला भी सही है। सो द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ oocyte, नहीं, ओके। पोलर बॉडी का कुछ काम ही नहीं है, हमने बोला था, वो तो क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे बाद में, ठीक है। सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। LH का काम होता है ओव्यूलेशन, इसका काम क्या है, ओव्यूलेशन करना, मतलब ओव्यूलेटरी पीरियड में है ये। तो ये वाला भी हो गया आपका गलत। सो आपके क्या आंसर आने वाला चाहिए, A एंड B आर द 2। फिर ये आप बता सकते हो साइक्लोस्टोमा क्या होता है, एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट्स जो लार्ज फिशेस होते हैं ना, उनके बॉडी को अटैच होते हैं। साइक्लोस्टोमेटा के 2 एग्जांपल्स थे, क्या थे, बिग्जिन और पेट्रोमाइसिन। वेरी गुड। सो दोज आर द एक्टोपैरासाइट्स। फिर ये वाला देखो, द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द गोल्गी एपरेटस, फिर से सेल वाला चैप्टर। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्गी एपरेटस इज टू पैकेज द मटेरियल मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिलीवर इट टू द इंट्रासेल्युलर टारगेट्स एंड आउटसाइड द सेल। सही बात है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स यही काम करते हैं, इसलिए हम उनको पोस्टमैन ऑफ द सेल कहते हैं। सही वाला आ गया। अब दूसरा उनका रीजन है, वेसिकल कंटेनिंग मटेरियल मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेज of the Golgi apparatus and they are modified and released from the trans phase of the Golgi apparatus। सही बात है, मतलब दोनों स्टेटमेंट भी सही है, और इनका काम जो है वो पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इसी वजह से हो रहा है। सो A and B मतलब assertion and reason are true and reason is the correct explanation। ओके, सही बात है। तो इसके लिए आपका आने वाला है आंसर 1। ओके, चलो इसके बाद फिर से वही आ गया स्क्यूटेलम। मैंने कहा था ओके कि मोनोकॉट में जो कोटिलेडॉन होते हैं उन्हें हम स्क्यूटेलम कहते हैं। सो देखो ए के लिए 2, ऐसे कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन बनेंगे आपके। सो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स मतलब एक्स एल्ब्यूमिनस, ग्राउंडनट, पीज वगैरह होता है ना, तो उनमें। सो बी के लिए 3। नाउ इपीब्लास्ट और पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या होता है, हमने बोला था बीट और ये बीट और वो आपका ब्लैक पेपर का एग्जांपल दिया हुआ है हमने एनसीईआरटी में। ओके, रिमेनेंस ऑफ न्यूसिलस, सो दैट इज परसिस्टेंट ऑफ न्यूसिलस। सो डी के लिए 1। ओके, सो सी के लिए आपका हो गया 2 एपीब्लास्ट कोटिलेडॉन ऑफ 4। कौन सा है ऑप्शन आपका, डी के लिए 1, डी के लिए 1, बी के लिए आपका हो गया 3। सो ऑप्शन आ गया आपका 1। सी के लिए आपका हो गया रूडिमेंट्री कोटिलेडॉन। चलो ये वाला क्वेश्चन रिपीट है, कंप्लीट रिपीट है क्वेश्चन। ओके, थोड़ा सा चेंज किया है, मॉडिफाइड, बट द क्वेश्चन इज रिपीटेड फ्रॉम P1। ओके, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। दूसरा रीजन, द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा possess the notochord during their embryonic stage but it is replaced by vertebral column। so assertion सही है, रीजन भी सही है। ओके, सो ऑप्शन आएगा आपका बोथ A and R is correct and R is the correct explanation of। सिंपल था। चलो आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट, ये अगेन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इसमें एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ईच एंटीबॉडीज हैड 2 लाइट एंड हेवी चेन्स। सही बात है। द हेवी एंड लाइट चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके, उनमें क्या होता है, डाइसल्फाइड, वो भी सही है। एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड ऑन द सी टर्मिनल रीजन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। ये थोड़ा सा गलत है, ये यहाँ पे होता है एन टर्मिनल। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा 12th के लिए तब भी। ओके,
बाकी सिर्फ फिर इसमें जो क्या बोला है नॉट करेक्ट, यही था आपका 3 आंसर, ओके, विच इज नॉट करेक्ट। चलो ये वाला आरएनए इंटरफेरेंस वाला अगेन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में है, आपको देखने को मिलेगा। साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए इज पॉसिबल वाया द आरएनए बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा तो वो अफेक्ट करेगा, और आपने डाल दिया और एक आरएनए उसमें तो वो उसके साथ क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड करेगा। तो अगर वो 2 बन गए तो वो उसकी एक्टिविटी नहीं दिखाएगा या उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी। सो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन, अब जो स्टेट बोर्ड के बच्चे यहाँ पे बैठे हुए वो भी बता देंगे कि व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। 9:3:3:1। सिंपल सा, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ चीज नहीं पूछा ये ऐसा व्रिंकल शेड, ग्रेन शेड ये, और पूछा है फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, दैट इज 9:3:3:1। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, लॉजिक ही नहीं लगाने का, ओके। स्टेट बोर्ड वालों ने क्लास 9th में पढ़ा था और आपने तो क्लास 10th में पढ़ा है, ओके। मोनोहाइब्रिड का 3:1, ओके, और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, और इसके लिए डायहाइब्रिड के लिए 1:2:1:2:1:2:4:1 मतलब 12 24 12 खत्म, बरोबर। सो सिंपल, डायरेक्टली। ये वाला भी हिस्टोन वाला बताया था मैंने, बेसिक प्रोटीन है तो इसमें होता है लाइसिन एंड अर्जिनिन। क्या होता है, लाइसिन और अर्जिनिन, बहुत बार बताया, ठीक है। इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है नीट में, मतलब नीट वालों ने ऐसे ही दे दिया आपको 4 मार्क, जाओ लेके जाओ, बराबर ना। सो द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज मेनार्ज, बराबर ना। और जो लास्ट वाली होगी वो मतलब ऐसे ही दे दिया, चलो एक आध दूसरा 4 मार्क्स तो मिल जाएंगे बच्चों को। चलो ये वाला भी बहुत इजी था, ओके, फिजियोलॉजी से। अब हार्ट जो होता है वो हार्ट एक हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड एज ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, बराबर है ना। फिर हमने कहा था किडनी भी क्या करती है, प्रोटीन ये हार्मोन रिलीज करती है, किडनी के पास होता है इरिथ्रोपोएटिन। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, एड्रिनल कॉर्टेक्स का आप बता सकते हो क्या, एल्डोस्टेरोन आ गया आपके पास, कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, ओके, सो बताओ। और फिर जीआईटी में सिक्रेटिन आ गया आपका, ये भी पढ़ा है। सारे के सारे जो है वो आपको केमिकल इंटीग्रेशन वाला चैप्टर, ओके, लास्ट वाला था क्लास 11th का, बन गए। तो मैंने यहाँ पे भी बताया था कि आप फिर बोलोगे कि सर डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर डिलीट हुआ है, क्वेश्चन आएंगे क्या, आ सकते हैं, कहीं से भी घुमा सकते हो, ठीक है। तो डाल दिया सिक्रेटिन, तो क्या आ गया आंसर, आ गया A3B1, A3B1 एक ही है। चलो इसके बाद द प्रोटीन पोर्शन, अगेन बायोमोलिक्यूल्स कितने हो गए, और सेल। मैंने बोला है कि वो यूनिट इतना इंपॉर्टेंट है, 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मुझे तो लग रहा है कि 10वां तो क्वेश्चन होगा ही उन 3 चैप्टर में मिला के, बराबर ना। सो द पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम, ओके। और इसके साथ जब प्रोस्टैटिक ग्रुप बैठेगा या को एंजाइम बैठेगा, मतलब को फैक्टर्स बैठेगा, तो उसे हम कहेंगे होलो एंजाइम, पूरा एंजाइम, ओके, दैट इज द एक्टिव। चलो ये डायरेक्टली सीधा क्वेश्चन था, ओके, कि प्रोडक्टिविटी किस में मेजर की जाती है, तो किलो कैलोरीज पर स्क्वायर पर ईयर, ओके। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। ये वाला 10वें में पढ़ा होगा आपने, ओके, इवोल्यूशन में आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन पढ़ा था, आपको नहीं था शायद, स्टेट बोर्ड वालों को था, बराबर है। होमोलॉगी, एनालॉगी, ये सिंपल सा है। स्वीट पोटैटो और पोटैटो, दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट, ओके। क्या है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, क्योंकि स्वीट पोटैटो जो है वो रूट मॉडिफिकेशन है और पोटैटो जो है वो स्टेम मॉडिफिकेशन है, बट दे हैव द सेम फंक्शन, स्टोरेज, फूड स्टोरेज का नाम, मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट बट फंक्शन सेम, दोज आर कॉल्ड एज एनालॉगस ऑर्गन, और उसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया आपका
एनालॉगी प्लस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये क्वेश्चन आया इवोल्यूशन से, ठीक है, हमारा जो चैप्टर है 12th में हम पढ़े। ये सिंपल सा है, ओके, बहुत सिंपल होता है, ओके। तो इन्होंने सारी चीजें दी हुई है, इन्होंने कहा है कि विद द हेल्प ऑफ गिवन पेडिग्री फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर द बर्थ of a child having no disease and being a carrier has the disease mutation in one allele of the gene in F3 generation। अब उन्होंने कहा है, उन्होंने दिया है, देखो ये वाला जो होता है वो कैरियर होता है, ओके, और ये वाला जो होता है वो अफेक्टेड होता है। तो अब इन्होंने क्या दिया है, कैरियर दिया है, जिंदा है, मतलब कैरियर के पास एक अलील क्या होगा, अफेक्टेड होगा और एक नॉर्मल होगा। तो मैं यहाँ पे इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से लूंगा कि ये रेसेसिव वाला है, सो ये अफेक्टेड किस वजह से होगा, फिर इसके पास दोनों रेसेसिव होंगे। तो इसको क्या करना है, सिर्फ फ्यूज करना है, इसको साथ मिलाओ, इसे इसके साथ लेके आओ, ओके, फिर इसको इसी के साथ मिलाओ, सो ये आ गया ये, इसको अब इसके साथ मिलाओ तो ये आ गया, और इसको इसके साथ मिलाओ तो ये आ गया। तो ये क्या होंगे बेटा, डिसीज, ये क्या होंगे, डिसीज, और ये क्या होगा, कैरियर, और ये भी क्या होगा, कैरियर। अब मुझे बताओ 4 में से कितने डिसीज आ रहे हैं, 2 डिसीज आ रहे हैं। तो इसी को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं 1/2, सही है, इजी। 1/4 आ सकते हैं, 1/2, 1/8 या 0 तो बिल्कुल नहीं आएगा, 1/8 तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि प्रोजेनी ही उन्होंने 4 जीरो है, ओके। एक तो 1/4, पर 1/4 नहीं आ सकता क्योंकि 2 आपने कैरियर दिखा दिए। अगर 2 कैरियर दिया तो फिर आप क्या कर सकते हो, 1/2। अगर 1/4 ऑप्शन हो, 2/4 ऑप्शन होता तो आप 2/4 लिख सकते थे, और उन्होंने फिर से उसको डिवाइड करके बता दिया 1/2, ठीक है। मतलब मैथ्स है बोट और मोजने सर, बरोबर, बायोबल। उसके बाद ये वाला असर्शन रीजन। अब यहां पे देखो असर्शन, सेल्स ऑफ द टैपेटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिकली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लियेटेड टैपेटम होता है, ये भी हमने बता दिया, चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन है, सो सही बात है। दूसरा देखो रीजन, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 न्यूक्लियस इन द टैपेटम इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ नरिशिंग द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है स्टेटमेंट, असर्शन, टैपेटम नरिश तो करते हैं, बराबर है, बट नॉट टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल, दे आर नरिश द माइक्रोस्पोर, या आपने ये कहा था डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, सही बात है। मदर सेल को नरिश करके क्या फायदा है, बराबर ना, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को करेंगे, सो रीजन ही टोटल गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है वो, ओके। चलो फिर क्या आएगा इसका, A इज ट्रू, R इज फॉल्स, तो इसका आंसर 3 आएगा। चलो सिंपल सा है, अगेन फ्रॉम द सेम चैप्टर, ओके। कल मुझे बताओगे कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से कितने क्वेश्चन आए, ओके। चैप्टर 1 से मोर देन 4 क्वेश्चंस मुझे दिख रहे आए हुए। चलो ये वाला भी सही है, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट मतलब क्या होगा, कितने मियोटिक डिवीजन होंगे और कितने माइटोटिक डिवीजन होंगे, हाँ, 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस, हाँ 2 माइटोसिस, अच्छा, ओके। हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिविजन नीड टू अकर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। अब बता देता हूं मैं, आपके पास मेगास्पोर मदर सेल है जो कि कितनी होगी, 2n की, तो इसमें होगा बेटा मियोसिस 1, तो क्या बनेंगे आपके पास ये सेल 2, फिर इसमें होगा फिर से क्या होगा मियोसिस, फिर क्या होगा, सो कितने सेल बनेंगे, 4 सेल बने, n n n n, कितने बार होगा फिर मियोसिस, मियोटिक डिवीजन 2 बार हो गए ना, और फिर आप इसको क्या करो डिसइंटीग्रेट, फिर इसमें क्या करो ये वाला सेल, इसमें फिर 1 से 2 न्यूक्लियस बना दो, 2 से 4 न्यूक्लियस बना दो, और 4 से 8 न्यूक्लियस, मतलब सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है, तो कितने होंगे
2 मियोटिक और 3 माइटोसिस। ओके, 2 मियोसिस, क्योंकि मियोसिस एक कंप्लीट होने के लिए ही 2 डिवीजन है ना, मियोसिस 2, ये कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया आपको। चलो ये वाला तो सिंपल सा, जाइगोमॉर्फिक बायलैटरल सिमेट्री। ओके, दैट इज पी प्लांट। इसमें भी 3 क्वेश्चन शायद आए हुए हैं इस चैप्टर के ऊपर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये भी बहुत सिंपल था। आफ्टर द मैचुरेशन इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, द lymphocytes migrates for the interaction with the antigens to the secondary lymphoid organs. ओके, तो यहाँ पे सेकेंडरी लिम्फोइड्स ऑर्गन्स में आपके पास आएंगे स्प्लीन, लिम्फ नोड्स एंड पेयर पैचेस। सो CDE, इसका आंसर आएगा आपका 4। ये वाला बहुत सिंपल था, कौन बता सकता है? फीड प्लांट वाला बोलता हूँ, मैंने हमेशा बोला भी है इसके ऊपर। देखो वो क्या कर रहे हैं, फिग फ्रूट इज अ नॉन वेजिटेरियन फ्रूट एज इट हैज इनक्लोज्ड फिग वास्प इन इट। ऐसा थोड़ी है, इट इज अ नॉन वेजिटेरियन फ्रूट, सही है ना? तो पहला ही बोल दिया उन्होंने, गलत। फिग प्लांट जो होता है या फिग फ्रूट जो होता है, उसके अंदर वो वास्प जो होता है वो एग ले करते हैं। हमने बोला था वो ये वाला, ये भी, यस, ये भी आप पॉलिनेशन वाले इसमें मैंने आपको बता दिया था। ओके, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे रिवॉर्ड्स के टाइप, तो वो वहाँ पे जाएंगे, एग ले करेंगे, जब फ्रूट बनेगा तो वो बाहर निकल के आता है, फ्रूट बनता है। ठीक है, तो ये वाली चीजें हैं। So fig wasp and fig tree exhibit mutual relationship as a fig wasp completes its life cycle in the fig fruit and fig fruit gets pollinated by the fig wasp. So सही बात है ये, और पहला वाला क्या है? गलत। So statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. So आपका आ गया 4th वाला। ये तो बहुत सिंपल था। Again same unit. What is the main function of the spindle fiber during mitosis? To separate the क्रोमोसोम। सो फर्स्ट वाला आ गया इसका भी। इससे तो इजी और कुछ नहीं था, इससे इजी और कुछ नहीं था कि जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। सीड्स आर नेकेड, जिम्नो ही बोल रहे, जिम्नो नेकेड, स्पर्मा सीड, नाम में ही दिया हुआ है। सो ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो आपको डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे थे। ये वाला भी देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ एड्रेनल मेडुलरी हॉर्मोन्स। एड्रेनलिन, ओके, नॉरएड्रेनलिन हार्ट के ऊपर काम करता है, हार्ट बीट बढ़ाता है ना, सो इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। सो ये वाला तो सही है, चलो ठीक है। और घबरा जाते हो तो पाइलोरेक्शन होगा, गूज बम्स बोलते हैं आप उसको, और दिस पाइलोरेक्शन, सही बात है। इट इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, यस, ग्लूकोज के लिए ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेंगे। सो ये छोड़ के बाकी सब सही है। हाँ, इस यस, इट कॉजेज द प्यूपिलरी डायलेशन। अगर आपने डायरेक्टली आपके सामने अगर टाइगर आ गया तो क्या होगा? आंखें बड़े करोगे या कम करोगे? बंद करोगे, बड़ी करोगे ना, घबरा जाओगे। So that is called as dilation of pupil. Okay? So आंसर समझ में आ गया? B, C, D कौन सा है फिर? सेकेंड। ओके, सो ये वाला बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ओके, बट बहुत बेसिक नॉलेज आपको यूज करना था। कि आपने देखा होगा कि कभी भी इंजेक्शन वगैरह जो है इंसुलिन के, वो दिए जाते हैं इंट्रामस्कुलर, खाए नहीं जाते। उन्होंने बोला वो क्यों? तो ऐसा क्योंकि अगर वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएंगे तो उसको डाइजेस्ट हो जाएंगे, सिंपल सा है ना। सो इट विल बी डाइजेस्टेड इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इतना ही है बस। सो इतना इजी था, सो इसलिए इसका आंसर हो गया सेकेंड। इससे भी कुछ इजी नहीं था। एंजियोस्पर्म जो होता है, इसका एक एग्जांपल सिर्फ आपको देखना था, ये वाला सैल्विया। तो सी में 1, 2 ऑप्शन है। टेरिडोफाइट्स वाला एक बता दो, चलो पढ़ दिसेंगे। ये वाला तो बता सकते हो, सिंपल सा, जिंक्यूको। इसका पूरा नाम क्या था? हमने बोला था जिंक्यूको बाइलोबा। और जिंक्यूको बाइलोबा क्या है? इट इज अ लिविंग
फॉसिल्स। चलो डी का सेकेंड कौन सा आया फिर? C1D2। ब्रायोफाइट्स में क्या लगाओगे? पॉलीट्राइकम। और टेरिडोफाइट्स सैल्विनिया, सेलिजानिलिया। ओके हेड्रो, हाँ यस। आगे तो क्या आ गया आंसर? देखा नहीं मैंने। टेरिडोफाइट्स के लिए आपने 4 लगा दिया। बी वाला आ गया ना, इजी। चलो ये वाला भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड वाला कंसेप्ट। ओके क्लास 10th में भी था जेनेटिक कोड, बट इस बंदे का नाम नहीं था। ओके और जिस बंदे का नाम था उस बंदे का नाम यहाँ पे नहीं है। ओके जिस बंदे का नाम क्लास 10th में दिया था वो थे हरगोविंद खुराना, उनका नाम इसमें है नहीं है। ओके जेनेटिक कोड के ऊपर, बट ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं, उन्होंने भी जेनेटिक कोड का ही देखा और प्रोटीन सिंथेसिस किया था आउटसाइड एनवायरनमेंट में, तो उनका नाम यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे थे जॉर्ज गैमो, जिन्होंने ट्रिपलेट कोडॉन के बारे में बताया। ठीक है, फ्रांसिस क्रिक तो आपको पता है, डीएनए का ये किया था उन्होंने डिस्कवरी। जेकब मोनॉड, इनका नाम सुना होगा आपने, 10वीं में स्टेट बोर्ड में सुना था हमने। ओके डीएनए एक्सप्रेशन इकोलाई में किया था। लैकोपेरॉन, फ्रैंकलिन स्टाल एक्सपेरिमेंट, मिसेल्सन एंड स्टाल, ये भी हम पढ़ेंगे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन में। ओके ये वाला भी बहुत सिंपल है। अब इसमें यहाँ पे कुछ दिखा सकते हो आप मुझे, एक्स सिटू कंजर्वेशन में कुछ क्या दिख सकते हो या क्या लगा सकते हो आप? कंजर्व कर रहे हो आप किसी को, तो चलो ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी ऑर्गेनिजम्स को, बहुत बार क्या करते हैं साइंटिस्ट जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो है वो क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, बर्फ में वगैरह रख देते हैं। ओके तो क्रायो प्रिजर्वेशन वो हो गए। एक्स सिटू कंजर्वेशन। इविल क्वाड्रेट दैट इज कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके डूडो जो है इट इज अ बर्ड जो अभी एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है तो इसका आ गया एक्सटिंक्शन। और लैंटेना कैमेरा, सो ये वाली जो है इट इज अ एलियन स्पीसीज है जो हमारे यहाँ पे आई हुई है। एलियन स्पीसीज बोलते हैं, एलियन या इन्वेजिव स्पीसीज जो बाहर से यहाँ पे, जैसे कांग्रेस, ये वाली कांग्रेस नहीं है, हाँ नहीं तो बोलो ये वाली हमारी है। ठीक है सो लैंटेना कैमेरा एलियन स्पीसीज है। ठीक है सो लगा दिया, जोड़ी लगा सकते हो। इविल क्वाड्रेट कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। ओके डूडो के लिए एक्सटेंशन लगा दो 4 वाला, फिर 1 2 हो गया। सो 1 के लिए आपने कितना लगाया 3 अभी है। बी के लिए x2 के लिए 1 लगा दो, सो मतलब सेकंड आ गया। आप शब्द सुना आपका, ये वाला आंसर है आपका। चलो 165 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ओके हाइपोथैलेमस सीक्रेट कर रहा है बट स्टोर इनटू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ADH। और इसके साथ और कौन सा हार्मोन होता है क्या? यस ADH और ऑक्सीटोसिन। आप आगे के लिए याद रखो, 2 ही हार्मोन होते हैं जो हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है। ओके ADH कोई और क्या नाम है? क्लियर? वाटरवास्कुलर सिस्टम, सबसे इजी क्वेश्चन फ्रॉम अगेन किंगडम एनिमेलिया। ओके रेस्पिरेशन के लिए भी बड़ा काम करते हैं वो, और फूड कैप्चर, डाइजेस्टिव सिस्टम, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। सो इसके लिए इसका आंसर आया A और C। ये 2 लाइन डायरेक्टली एनसीईआरटी में दी हुई है। The cardiovascular systems are helps in respiration and locomotion and capture and transport of food। सीधी लाइन है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन आपको लिखने थे, A और C आंसर हो गए इसका सेकंड। चलो बचपन से हमें जो आती है, ओके जन्म से जो रहती है इम्यून सिस्टम, उसे आप कहोगे इनेट इम्यूनिटी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इससे भी सिंपल क्वेश्चन और कुछ नहीं था कल के लिए। ये आपका हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है सिंपल सा था, जो 12th के बच्चे हैं उन्हें बहुत सिंपल से पता होगा, ये इन्होंने कर दिया। चलो इससे के अलावा और कुछ सिंपल नहीं था। अगेन किंगडम प्लांटी वाला क्वेश्चन है ये। इन द ब्रायोफाइट्स द गेमा हेल्प्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? गेमा फॉर्मेशन दैट इज अ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सिर्फ इतना था। ओके फिर ये वाला है रीनल पोर्टल सिस्टम। 2 सिस्टम हमने पढ़ी थी, एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और एक थी रीनल पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का काम था इंटेस्टाइन से लिवर की तरफ ब्लड लेके जाना, और रीनल सिस्टम का था लोअर बॉडी से किडनी की तरफ लेके जाना। सो ऑप्शन वहां पे एक ही लिया हुआ है, दैट इज किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। सो ऑप्शन आ गया 4 आपका यहाँ पे।
ये वाला भी बहुत इजी था क्वेश्चन, वैसे भी हमने 10th के बेसिस के ऊपर भी आप सोच सकते थे ये क्वेश्चन। ओके, मतलब जिस बंदों को पता भी नहीं, पढ़ा भी नहीं होगा, तो वो वाला। इन इकोसिस्टम देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। सन से प्लांट तक, प्लांट से यहाँ, फिर वापस सन के पास नहीं जाती ना, so that is the unidirectional flow of energy। सिंपल सी बात है। सन फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर जा रही है। अब ये बोल रहे हैं कि इकोसिस्टम आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द एनर्जी नॉट डिस्ट्रॉयड। हाँ, फर्स्ट है। और सेकंड क्या है? ओके, सो मतलब इनमें भी वही होता है। तो इन्होंने एग्जम्प्टेड कहा है। क्या कहा है? एग्जम्प्टेड। बट बेसिकली दे ऑलवेज द लॉ ऑफ सेकंड थर्मोडायनेमिक्स। ओके, मतलब सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है उनका गलत है। एग्जम्प्टेड होना मतलब क्या? अप्लाई नहीं होता, सिंपल सी बात है। ओके, और वहां पे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो अप्लाई हो जाते हैं। चलो, मतलब क्या हो गया आपका? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ओके, अगेन फोटोसिंथेसिस, बहुत इजी क्वेश्चन। रूबिस्को, इट इज एन एक्टिव ओनली इन द डार्क, लाइट टाइम में भी हो रहा है। इट हैज अ हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा कुछ नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज्यादा एफिनिटी है। इट इज एन एंजाइम इन्वॉल्व इन द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, नहीं है, फोटोलाइसिस में तो कौन कर रहा है? सनलाइट कर रही है, तो रह गया एक। इट इज कैटालाइज द कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ RU। सही है ना? बरोबर, रिएक्शन आठवली फोटोसिंथेसिस ची। ओके, यहाँ पे सिर्फ आप CO2 भी लिख सकते हो, CO2 प्लस RuBP, सही बात है। यहाँ पे एंजाइम आएगा आपका रूबिस्को, इससे बनेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, चलो गुड, ऑफ 3 कार्बन ईच। तो ये वाला था आपका फोर्थ। चलो, फिर ये वाला भी बहुत इजी था। उन्होंने पूछा था कि जीन क्लोनिंग जो होती है उनमें कौन से एंजाइम्स नहीं आते। मुझे बताओ, म्यूटेशन करने वाला एंजाइम जरूरी है क्या? ओके, उड़ा दो इसको, ठीक है। और दूसरा, आप रिकॉम्बिनेशन भी नहीं कर रहे हो, रिकॉम्बिनेशन तो क्रॉसिंग ओवर वाला होगा, तो नॉर्मली ये भी नहीं होगा। तो फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको लगेंगे कट करने के लिए स्पेसिफिक, फिर बाद में कट किया तो उसको ज्वाइन करने के लिए भी लगेंगे, और वही फिर बाद में आपको क्या करना है, वो पूरा सिंथेसाइज करना है, तो पॉलीमरेज लगेगा। सो A लगेगा, B लगेगा और E लगेगा। C और D की जरूरत नहीं है जीन क्लोनिंग में, तो ऑप्शन कहाँ पे आ गया आपका? A। चलो, ये वाला भी क्वेश्चन आ गया आपका, मिक्स है ये, बहुत सारे चैप्टर्स मिला के। ओके, जैसे पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन, सही बात है। पार्थेनोकार्पी होती क्या है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब ओवरी वॉल जो होती है वो ऑक्सीजन रिलीज करती है, और ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा, और वो फ्रूट जो होता है वो सीडलेस होती है, जैसे बनाना, पाइनएप्पल। सो पहली तो बात सही है। दूसरी बात कह रहे हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन बी इन्वॉल्व इन प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिशन, सही बात है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के 2 टाइप हमने बताए थे, एक होते हैं प्रमोटर्स और एक होते हैं इनहिबिटर्स। प्रमोटर्स में हमने देखा ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, और इनहिबिशन में हमने देखा एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। तो पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। तीसरा वाला ये बोल रहे हैं, डी डिफरेंशिएशन इज अ प्री रिक्विसाइट फॉर री डिफरेंशिएशन। पहले होगा डिफरेंशिएशन, उसके बाद होगा डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, और उसके बाद री, मतलब री डिफरेंशिएशन से पहले डी डिफरेंशिएशन होना बहुत जरूरी है। तो थर्ड वाला भी बोल रहे सही है। फोर्थ वाला बोल रहे हैं एब्सिसिक एसिड तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, नहीं, अभी तो मैंने बताया कि इनहिबिटर, तो ये वाला हो गया गलत। अपाइकल डोमिनेंस प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स, अपाइकल डोमिनेंस नाम में ही है, अपाइकल डोमिनेंस मतलब सिर्फ अपेक्स बढ़ेगा, लैटरल ब्रांचेस नहीं बढ़ेंगे। सो ये वाला भी गलत। सो यहाँ पे आ गए A, B और C। तो ये वाला जो है ना वो 3 चैप्टर मिला के आ गया। कैसे? ये वाला पार्थेनोकार्पी आ गया 12th में से, ओके। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वो आ गया वहां से, डिफरेंशिएशन वाला, डिफरेंशिएशन री डिफरेंशिएशन हमने एनाटॉमी में पढ़ा था क्लास 11th में।
वहां से आ गया, और ये बाकी तो प्रोमोटर्स 11 में आ गया, तो ये भी से आ गया। अब विच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, उसके लिए होता है रो फैक्टर, ये हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी था। ओके देखो क्या बोल रहे हैं, फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बक्कल कैविटी एंड ऑन लैंड बाय स्किन बक्कल कैविटी एंड लंग। अब आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि ये क्वेश्चन आया वो वाला स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल से भी आ सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका किंगडम एनिमलिया से भी। ओके क्योंकि वहां पे भी हमने फ्रॉग के बारे में पढ़ा है, उनके बारे में पढ़ा है। तो अब यहाँ पे फ्रॉग्स रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बक्कल कैविटी। अब मुझे बताओ कि वाटर में अगर है तो वो स्किन से करेंगे ना, बक्कल कैविटी से पानी थोड़ी ले रहे हैं, फिश थोड़ी है कि पानी लेंगे, बराबर है ना। तो ये वाला क्या हो गया, वाटर के लिए गलत हो गया। बाकी जब लैंड पे होंगे तो स्किन से करेंगे, बक्कल कैविटी से करेंगे और लंग से भी करेंगे। तो क्या होगा, वाटर के लिए गलत है, तो कौन सा स्टेटमेंट रहेगा? सो स्टेटमेंट इज यस, फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू फॉर लैंड। तो ये वाला 3rd ऑप्शन आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखो, ट्विंस वाला, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो ये बोल रहे हैं कि ट्विंस आर बोर्न टू अ फैमिली दैट नेक्स्ट टू द डोर। अब जाके मत देखना कि कहाँ पे है। ओके, लाइव नेक्स्ट टू द डोर टू यू द ट्विंस आर अ बॉय एंड गर्ल। अब क्या है, बॉय और गर्ल है। अब मुझे बताओ कि ये एक ही जाइगोट से बने होंगे क्या? जो मोनोजाइगोट होते हैं उनमें क्या होता है, सेक्स सेम होता है, या तो दोनों लड़कियां होंगी या तो दोनों लड़के होंगे, बराबर ना। सो ये वाला हो गया डाइजाइगोटिक, सिंपल सा है। क्या हो गया ये, डाइजाइगोटिक। सो अभी दे आर मोनोजाइगोटिक, पहला तो गलत हो गया। दूसरा है दे आर फ्रैटर्नल, डाइजाइगोटिक को हम बोलते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस। ओके, सो यही आंसर हो गया आपका। दे वेयर कंसीव्ड थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये कैसे हो सकता है? ओके, एंड दे हैव 75% आइडेंटिकल जेनेटिक कंटेंट। ओके, क्यों होगा 75? डाइजाइगोटिक है ना, बराबर। सो वाला सेकंड, दे आर फ्रैटर्नल ट्विंस, सिंपल था। फिर 177, ये वाला भी बहुत सिंपल था। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स आप इनमें से क्या नहीं लेकर बना सकते? पहला अगर आप देखो, लैक्टोबैसिलस आपको सुना है तो आप कर्ड बना सकते हो, बहुत सिंपल सा है। दूसरा, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, पता नहीं भाई, चलो छोड़ दो, पता नहीं है हमें। डी वाला सैक्रोमाइसिस सर्विसी, बेकरी यीस्ट, बेकरी प्रोडक्ट बना रहे हो। और ये प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मैनी जो होता है ना, वो चीज बनाने के लिए होता है। सो हाउस होल्ड ही है। सो ये वाला हाउस होल्ड हो गया, ये वाला हाउस होल्ड हो गया, ये वाला। एस्परजिलस नाइजर जो होते हैं वो बेसिकली सिट्रिक एसिड बना के लिए, आप थोड़े ना, तो वो क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। सो ये वाला और ये वाला ट्राइकोडर्मा। सो सिर्फ ये दो नहीं है। ओके, सो ए और सी, तो ऑप्शन आपका हो गया सेकंड। इजी था। इसके बाद 179 अगेन बहुत इजी था, वो भी बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर में से है। ओके, सो द ब्लू एंड व्हाइट सिलेक्टेबल मार्कर्स हैव बीन डेवलप्ड व्हिच डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट। जैसे पहले वाला था रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी का, उसी तरह फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस द कलर इन द प्रेजेंस ऑफ chromogeny. The blue colored colonies have DNA insert in the plasmid and they are identified as recombinant. गलत है ये। और the colonies without color have DNA insert in the plasmids are identified as a without white color. पहले भी देखा था हमने white color colonies, so ये without color मतलब white color। एक ही कंसेप्ट के ऊपर दो क्वेश्चन बनाए थे, तो ये वाला होगा, ठीक है। सो आ गया आपका स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। और 180 वाला ये डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ओके, सो इसका आंसर ये है, dn by dt is equal to rn n by n minus k is divided by n। ओके, सो पॉपुलेशन कितना है, k जो होता है दैट इज कॉल्ड एज कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। चलो, सो ये थे टोटल 180 क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो क्लास 11 के थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे वो क्लास 12 के थे, ठीक है। इजी था पेपर, पर थोड़ा सा बहुत लेंदी था, ठीक है। ओके।